नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिरकार मुंह खोलना पड़ गया, बोलना पड़ गया। वो चुप्पी साधे हुए थे। वो किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे, किसी मुद्दे पर किसी तरह की सफाई नहीं दे रहे थे। और पूरे देश भर में ये माहौल बन रहा था कि आखिरकार मोदी जी चुप क्यों हैं। और बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिन पर पूरी सरकार ही चुप बैठी हुई थी और उनके जवाब नहीं मिल रहे थे। और पूरे देश में इसके लिए आलोचना हो रही थी, बड़ी तीखी आलोचना हो रही थी। तो बहरहाल पहलगाम की घटना के 20 दिन बाद, और अगर देखें तो युद्ध विराम के 3 दिन बाद, प्रधानमंत्री टीवी पर हाजिर हुए और उन्होंने एक 25 मिनट का एक भाषण दे डाला। अब ये भाषण जुमलेबाजी से भरा हुआ था। तमाम तरह के जुमले थे जो कि उनकी भाषण से शैली का हिस्सा हैं। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो बहुत सख्त हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, आतंकवाद के ख़िलाफ़। उनका इरादा बहुत दृढ़ है और वो पाकिस्तान को बख्शेंगे नहीं। बार बार इस तरह के इशारे दे रहे थे। लेकिन जो बड़े सवाल थे, हम उन पर एक एक करके आते हैं। 4-5 ऐसे इश्यूज़ थे जिन पर प्रधानमंत्री जी ने जोर दिया, लेकिन क्या वे जवाब लोगों को स्वीकार्य होंगे? क्या उनसे लोगों के सवालों के जवाब मिल गए हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो एक एक करके सवालों पर आते हैं। पहली बात तो ये कि उन्होंने जो बात कही युद्ध विराम के सिलसिले में, वो सरासर गलत थी, झूठ थी, सत्य पर आधारित नहीं थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने भारत को फ़ोन करके कहा कि युद्ध रोक देते हैं और 5 बजे युद्ध विराम की घोषणा हो गई। ये किसी भी लिहाज से कन्विंसिंग नहीं लगता। किसी को कन्विंस नहीं कर पाएगा प्रधानमंत्री का ये जवाब कि युद्ध विराम क्यों हुआ। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, इन दोनों के अगर आप ट्वीट देख लें तो वो सारी पोल खोलने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया कि सारी रात मीडिएशन चलता रहा और फाइनली ये हुआ युद्ध विराम का फैसला। मीडिएशन कौन करवा रहा था? किसने मीडिएशन करवाया? क्यों उस रात जयशंकर विदेश मंत्री मार्को रूबियो को फ़ोन कर रहे थे? क्यों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मार्को रूबियो के संपर्क में थे? मार्को रूबियो यहाँ प्रधानमंत्री से भी बात कर रहे थे और पाकिस्तान में भी बात कर रहे थे। तो जब ये सारा मीडिएशन हो रहा था तो फिर डीजीएमओ के फ़ोन कॉल पर कैसे बात बन गई? और इसके आगे भी प्रधानमंत्री ने जो बोला वो बहुत भरोसे लायक नहीं कि डीजीएमओ से उन्होंने वादा लिया कि पाकिस्तान अब कभी आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देगा, आतंकवाद को प्रश्रय नहीं देगा, भारत में आतंकवादी गतिविधियां नहीं करवाएगा। अब एक डीजीएमओ लेवल का कोई मिलिट्री ऑफिसर ना तो इस तरह के वादे कर सकता है और ना ही उसके वादों पर यकीन किया जा सकता है, अगर किया भी था तो। और डीजीएमओ के बयान और वादों के आधार पर ना ही युद्ध विराम किया जा सकता है। ये जो युद्ध विराम तो बड़े स्तर पर होता है, हाई लेवल पर होता है। प्रधानमंत्री और दोनों देशों के प्रधानमंत्री बात करेंगे, वो तय करेंगे कि क्या होना है। तो प्रधानमंत्री जी ने देश को गुमराह करने की कोशिश की है। वो टेलीविज़न पर आए थे डैमेज कंट्रोल के लिए, क्योंकि वो देख रहे थे कि देश भर में सरकार विरोधी माहौल बन रहा है। प्रधानमंत्री की छवि जो है तार तार हो रही है, ध्वस्त हो रही है, चकनाचूर हो रही है। वो उसको बचाने के लिए आए थे और कोई उद्देश्य नहीं था। देश को विश्वास में लेने का उद्देश्य नहीं था। देश में अपनी सरकार और अपने नेतृत्व के प्रति विश्वास पैदा करना नहीं था। जो डैमेज हो रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए आए थे। और इस डैमेज कंट्रोल के लिए उन्होंने जिन बिंदुओं को चुना, मैं उन्हीं पर बात कर रहा हूँ। तो पहला, अगर युद्ध विराम का बिंदु था तो वो कन्विंसिंग नहीं था। बल्कि अगर आप दूसरे तरह से देखें, ट्रंप के ट्वीट्स को देखें जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका हस्तक्षेप नहीं करता
ट्रंप हस्तक्षेप, मैं हस्तक्षेप नहीं करता, तो लाखों जाने जाती, मिलियंस लाइफ्स कुर्बान हो जाती इस जंग में। वो इशारा कर रहे थे न्यूक्लियर वार की, कि पाकिस्तान बस न्यूक्लियर वार करने जा रहा था और इसलिए हस्तक्षेप किया गया। ये एक डॉक्ट्रिन चल रही है कि जब भारत ने आक्रमण किया जो किरना हिल्स है उसके पास, जहाँ पर पाकिस्तान के परमाणु हथियार रखे हुए हैं ऐसा कहा जाता है, तो पाकिस्तान ने नेशनल कमांड की मीटिंग बुलाई और उसमें तय किया कि अब हम परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे। और इससे अमेरिकी प्रशासन, अमेरिकी सरकार जो है एकदम से सक्रिय हो गई और उसने फिर दबाव बनाना शुरू किया दोनों देशों पर और युद्ध विराम की नौबत आई। तो एक डॉक्ट्रिन, एक थीसिस ये चल रही है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कि इस वजह से युद्ध विराम हुआ। दूसरा जो कारण बताया जा रहा है वो ये है कि पाकिस्तान को जो चीनी हथियार मिले थे उन्होंने इतना ज़बरदस्त तरीके से काम किया कि भारत भौचक्का रह गया और उसे लगा कि आगे युद्ध नहीं बढ़ाया जा सकता। पाकिस्तान को अमेरिका से जो जेट विमान मिला है, लड़ाकू विमान 5th जनरेशन का है, भारत के पास उस जनरेशन के विमान नहीं है, 5th जनरेशन का विमान है, और उसके साथ जो मिसाइल मिली हुई है वो दोनों, इसके अलावा जो कम्युनिकेशंस नेटवर्क है उसका सपोर्ट जब पाकिस्तान को मिला, और कहा जाता है कि पाकिस्तान ने भारत का राफेल विमान गिरा दिया। अभी तक भारत ने इनकार नहीं किया है, स्वीकार भी नहीं किया है, इनकार भी नहीं किया है। पाकिस्तान का तो दावा है कि हमने 5 भारतीय विमानों को ध्वस्त किया है। तो जो पाकिस्तान चीन के सपोर्ट से ये एयर स्ट्राइक के मामले में कर रहा था, उसके बाद भारत ने अपने विमानों का इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया। राफेल का पूरा जो मामला था वो वहीं अटक के रह गया। और इसी वजह से आप देखिए कि आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो राफेल बनाने वाली कंपनी है उसके शेयर बाजारों में 62% की गिरावट आ गई, और जो चीन के हथियार बनाने वाली कंपनी है जिसने जेट और मिसाइल बनाए थे, उस कंपनी के शेयर बाजार उछल गए, उसके शेयर उछल गए। इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी हथियारों की मांग, प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता बढ़ गई है, और फ्रांस की जो विमान कंपनी है उसकी गिर गई है। तो पाकिस्तान के इस युद्ध में चीन ने ये बहुत बड़ा गेन कर लिया है। उसकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो अब फलेगी फूलेगी, क्योंकि दुनिया भर से इन हथियारों की मांग होगी। तो पाकिस्तान की मदद करके चीन ने ये हासिल कर लिया, और चीन की मदद लेके पाकिस्तान ने भारत की जो एयर स्ट्राइक की क्षमता है उसको परख भी लिया, उसको चैलेंज भी कर दिया, और एक हद तक उसको कमतर भी बता दिया। अब ये जो दूसरी थीसिस है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 100% सही है या कितने फीसदी सही है, हम ये भी नहीं कह सकते, लेकिन ये जो युद्ध विराम की बात है वो प्रधानमंत्री ने जो देश को बताने की कोशिश की है वो गलत साबित होती है इन तमाम खबरों से। एक बात। दूसरी बात है अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की। पूरे देश में चर्चा है, पूरी दुनिया में चर्चा है, और पाकिस्तान तो इस पर बल्ले बल्ले हो रहा है कि उसने भारत को मजबूर कर दिया, अंडरलाइन कर रहा हूँ, मजबूर कर दिया, और कि कश्मीर पर वो बात करे, और वो कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में कामयाब हो गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, और इसीलिए पाकिस्तान में सेलिब्रेशन चल रहे हैं, पाकिस्तान की सरकार में और पाकिस्तान के आम लोगों में, कि एक तो उन्हें ये बताया गया कि पाकिस्तान ने जंग जीती है, भारत को मजबूर कर दिया, और दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि कश्मीर मसला अब अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं के केंद्र में होगा, भारत को मजबूरन कश्मीर पर बात करनी पड़ेगी और तीसरे देश की मध्यस्थता में बात करनी पड़ेगी। और ये तो डोनाल्ड ट्रंप खुद ट्वीट करके कह रहे हैं कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर के मसले पर हम दोनों को बैठकर बातचीत करवाएंगे। तो पाकिस्तान का तो ये गेन रहा है, भारत का गेन क्या रहा है? भारत का तो लॉस रहा है कि उसने कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय इशू बना दिया। और
चाहे ट्रंप हो चाहे मार्को रूबियो हो, कोई पाकिस्तान को का नाम नहीं ले रहा आतंकवाद के मामले में। आतंकवाद का जिक्र वो अपने ट्वीट्स में नहीं कर रहे हैं। इससे साफ दिख रहा है कि वो पाकिस्तान के पक्ष को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं बनिस्बत भारत के। और इसलिए भी कि पहलगाम हमले के 20 दिन बाद भी भारत सरकार ठोस सबूत नहीं दे पाई कि इस हमले में पाकिस्तान का हाथ है या नहीं है। वो सारे आतंकवादी हमलावर भाग गए हैं, इनकी पकड़ में नहीं आए। तो दूसरा जो लॉस है, और इस बारे में भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को ये बताना चाह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने स्वीकार नहीं, उन्होंने कहा कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चलेगी, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चलेगा। हम बात करेंगे तो पीओके पर बात करेंगे। अरे भाई, पीओके पे बात करोगे तो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में ही करोगे ना। और आप पीओके पे करोगे तो दूसरा क्या केवल पीओके पे बात करेगा? वो भी कश्मीर पे बात करेगा। तो कश्मीर से आप भाग नहीं सकते। पहली बात तो ये कि आप जो टेरर और टॉक साथ नहीं चल सकते हैं, दरअसल आप उसके लिए तैयार हो गए। पाकिस्तान ने अभी टेरर एक्टिविटीज़ रोकी नहीं है, लेकिन टॉक आपको करनी पड़ेगी। हो सकता है कि पाकिस्तान पर दबाव पड़े और उसको अपना जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है आतंकवाद का, उसको डिसमेंटल करने के लिए मजबूर होना पड़े, ये अलग बात है। लेकिन कश्मीर भी डिस्कस होगा, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और जो भारत ने इस पूरी कूटनीतिक लड़ाई में और सामरिक लड़ाई में एक बहुत नुकसानदेह उपलब्धि हासिल की है, अपना नुकसान करा लिया है। तो प्रधानमंत्री तो भारत को ये बताना चाह रहे हैं कि हम तो बात ही नहीं करेंगे, हम तो पीओके पर बात करेंगे, हम तो टेरर पर बात करेंगे। लेकिन जब बात होगी तो ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में होगी। तो ये जो युद्ध विराम और ये दूसरी बात है, ये मुश्किल पैदा करेगी भारत के लिए। तीसरी बात ये है कि वो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी थमा नहीं है, स्थगित हुआ है, लेकिन ये जारी रहेगा। कैसे जारी रहेगा, ज़रा हमें बताएं। क्या करेंगे आप आतंकी ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए? कहाँ चलाएंगे? जब आपने युद्ध विराम कर लिया है, जब आप बातचीत करने जा रहे हैं, आपको बातचीत करना पड़ेगा, तो फिर युद्ध कैसे, फिर आप ऑपरेशन सिंदूर कैसे चलाएंगे? क्या देश को मिसगाइड करने के लिए, गुमराह करने के लिए आप बता रहे हैं, भुलावे में रखने के लिए ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है? तो ये तो नहीं चलेगा। तो दरअसल ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरह से फंस गए। और वो जब ये कह रहे हैं कि आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, आतंकवाद की जड़ों पर प्रहार किया जाएगा, आतंकी सरपरस्त सरकार और आतंकी आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे, तो ये जुमलेबाजी तो हो सकती है। अपने सपोर्टर्स को, नाराज सपोर्टर्स को खुश करने की एक कोशिश हो सकती है, लेकिन इसका व्यवहारिक एस्पेक्ट क्या है? आप कैसे इसको अमल में लाएंगे? क्या आप ये कह रहे हैं कि हम फिर हमला करेंगे, फिर हम जंग लड़ेंगे? और आपने कहा कि एक इसका जो चौथा महत्वपूर्ण पक्ष है वो है न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं करने देंगे। इसका मतलब है कि इस बार न्यूक्लियर ब्लैकमेल पाकिस्तान ने आपको कर लिया, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, युद्ध विराम का एक झूठा कारण बता रहे हैं, जबकि उसी भाषण में आप न्यूक्लियर ब्लैकमेल की बात कर रहे हैं और परोक्ष रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर ब्लैकमेल किया है। तो वो भविष्य में क्यों नहीं करेगा? भविष्य में भी अगर आप ऐसी कार्रवाई करेंगे तो वो इसको इशू बना सकता है। और अब तो पाकिस्तान की उपलब्धि ये भी है ना कि उसने आपकी एयर पावर को टेस्ट कर लिया है, उसे समझ में आ गया है। और पाकिस्तान कोई छोटा कमज़ोर मुल्क नहीं है। अगर आप सैन्य ताकत के हिसाब से भी तौल के देखेंगे तो उतनी बुरी स्थिति नहीं है उसकी, वो लड़ सकता है। और जब साथ में चीन है, जैसा मैंने कहा कि इतना जो आधुनिक इक्विपमेंट उसको मिल रहा है, हथियार, वेपन्स मिल रहे हैं, और
जो आधुनिक वारफेयर है, युद्ध के तौर तरीके हैं, उसमें जाहिर है कि चीन भारत से बहुत कई गुना आगे है। उसका साथ अगर मिलेगा तो वो भारी पड़ेगा। और अगर जो दूसरी थीसिस है उसके हिसाब से देखें, अगर वो सही है तो वो भारी पड़ गया है। तो आप ये देखें कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल की जो बात आपने कही वो ख़त्म नहीं हुई और ना ख़त्म होगी। और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने, या यूं कहें कि अमेरिका ने, सऊदी अरब ने, ईरान ने, संयुक्त अरब अमीरात ने इसमें हस्तक्षेप किया है, वो अगली बार भी हस्तक्षेप करेंगे और आपको आगे बढ़ने से रोक देंगे। तो आप कहीं से भी उपलब्धि की स्थिति में नहीं हैं। और आपने चूंकि इतने सारे सवालों के किसी के जवाब ठोस नहीं दिए हैं, तो आपने बेशक डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो एक्सरसाइज की है देश को संबोधित करने की, उसका नतीजा क्या निकलेगा? लोग तो कन्विंस नहीं होंगे। क्या आपको बातचीत की टेबल पर पीओके मिलेगा? पीओके तो आपको लड़कर ही लेना पड़ेगा। ये संभव ही नहीं कि पाकिस्तान बोले ये लीजिए पीओके और कश्मीर भी आप अपने पास रखिए। संभव ही नहीं है। जो कश्मीर के लिए इतना लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा, अपने संसाधन झोंक रहा है, वो बातचीत की टेबल पे छोड़ने वाला नहीं। वो तो इसी लड़ाई में आपको कैप्चर कर लेना था। अगर आपके इरादे पक्के थे और आप झूठ नहीं बोल रहे हैं तो आपको कर लेना था। दरअसल दिक्कत ये है कि मोदी सरकार को लगता है कि वो इजराइल है। इजराइल जो कर रहा है अपने आसपास के मुल्कों में, ख़ासतौर से गज़ा में, वेस्ट बैंक में, हम भी वो कर सकते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि इजराइल के पीछे अगर अमेरिका ना हो तो इजराइल कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो कुछ भी इजराइल है, जो कर रहा है, वो अमेरिका के दम पर। आपके पीछे कौन खड़ा है? 1971 में सोवियत संघ से आपका पैक्ट था और इंदिरा गांधी ने वो पहले पैक्ट किया और फिर बांग्लादेश में घुसपैठ की। बांग्लादेश की में जो चल रहा था उसको सपोर्ट किया और बांग्लादेश को अलग करवाया। तो वो तो रणनीति के हिसाब से चल रही थी। जनरल मानेकशॉ ने उनसे 5-6 महीने मांगे, उन्होंने उनको दिए तैयारियों करने के लिए, और फिर वो आप तो युद्ध पर आमादा रहते हो। युद्ध आपके खोपड़ी पर सवार है, ताकत का नशा है आपको। आप बुद्धि से नहीं सोच रहे हो। आपकी डिप्लोमेसी पूरी तरह से फेल हो रही है। आपके पड़ोसी देश आपसे दूर हो रहे हैं। आपके साथ दुनिया का एक कोई मुल्क ऐसा खड़ा नहीं है जो आपके युद्ध में साथ दे। पाकिस्तान के साथ तो कम से कम टर्की था और चीन जैसी महाशक्ति भी उसके साथ थी। आपके साथ तो कोई नहीं था। तो माफ़ कीजिएगा मोदी जी, आपने जो 25 मिनट का भाषण दिया है वो मंदबुद्धि अंधभक्तों के लिए तो ठीक है, कुछ उनको संतुष्ट किसी हद तक कर देगा, लेकिन जो सोचने समझने वाले लोग हैं वो इससे कन्विंस होने नहीं जा रहे हैं। वो आपके मुरीद नहीं बनने जा रहे। आपने विश्वास खो दिया है और ये विश्वास बड़ी मुश्किल से हासिल होगा। आप जब तक अल्ट्रा नेशनलिज्म के नीचे नहीं उतरेंगे, एक जिम्मेदार राष्ट्र की तरह, राष्ट्र नेतृत्व की तरफ बिहेव नहीं करेंगे, तब तक भारत की जो प्रतिष्ठा, गरिमा विश्व के धरातल पर रही है, जो जिसमें गिरावट लगातार आ रही है, आप बेशक कहते रहें विश्वगुरु, कोई आपको मानता नहीं है। अगर माना होता तो ये नौबत ना आती आज कि आप डीजीएमओ के कॉल पे युद्ध विराम करने की बात कर रहे हैं। तो बहुत ये ऑपरेशन सिंदूर सेना के लिहाज से काफ़ी हद तक कामयाब रहा, लेकिन सरकार के लिहाज से ये बुरी तरह फेल हुआ है। और ये मैसेज अब लाउड एंड क्लियर है, देश के अंदर भी, देश के बाहर भी। जिस मुल्क पर आपने हमला किया था उसके अंदर भी। मोदी जी, आपका ये भाषण डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।